हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान, यू मेंटर ऑफ फिजिकल साइंस। आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 6, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे जो अब तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। किस किस तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। एक बार जल्दी से कनेक्ट कर लो और कंफर्म करिए कि मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच गया है अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, एंड दैट इज एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, एक बार उसी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ओके, हाँ जी, बिल्कुल। बस एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आपका चॉइस है कि आप उसको बाद में देखना चाहो, बाद में देख सकते हो। कंप्लीटली प्रैक्टिस सेशन है आज। ओके, अगर हम बात करें इसके बारे में, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, इसके ना एक एक वर्ड को मतलब समझ लेंगे ना, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, चलो बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? बताइए, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? नो हीट एक्सचेंज, है ना। ये चीज आपकी मार्कशीट में थोड़ी ना मेंशन होगी कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं या क्या मिला है। वहाँ पे तो अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो आपके परसेंटेज मैटर करते हैं। वो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो अगर फुलफिल हो रहा है तो उसके अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है, कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है। अब हम बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है। एक्सपेंशन, जब भी कोई गैस एक्सपैंड करती है तो किस तरीके से एक्सपेंड करती है। जैसे कि एक मैं मान लूँ ये कंटेनर है जिसके अंदर मैंने गैस को फिल किया हुआ। इस गैस का अपना कुछ प्रेशर होता है। ये गैस जब एक्सपेंड करती है तो ये बेसिकली जो बाहर का एयर प्रेशर होता है इसके अगेंस्ट काम करती है, राइट। तभी तो गैस एक्सपेंड करेगी। यहाँ पे इस गैस के प्रेशर को किसके अगेंस्ट काम करना होता है? एयर प्रेशर के अगेंस्ट काम करना होता है, राइट। अब आप क्या कह रहे हो? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? बाहर क्या है? वैक्यूम है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये गैस जो इसके अंदर प्रेशर पी है, ये अगर गैस एक्सपेंड करना चाहेगी तो इसको किसके अगेंस्ट काम करना है? जीरो प्रेशर के अगेंस्ट काम करना है। मतलब इसको काम करने में, या मैं ये बोलूँ इन एक पार्टिकल के लेवल पे, तो एक पार्टिकल को इधर जाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में यहाँ कोई बैठा ही नहीं है जिसके अगेंस्ट उसको काम करना पड़े। यहाँ क्या है? वैक्यूम है। तो जो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जब गैस एक्सपेंड करती है अगेंस्ट वैक्यूम या फिर अगेंस्ट जीरो प्रेशर। जब भी आपकी गैस क्या करती है? गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट जीरो प्रेशर या आई विल से वैक्यूम, राइट। तो दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। एडियाबैटिक है या नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं, अभी हम जस्ट इस टर्म को समझ रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है और ये हमारे क्वेश्चन को बहुत छोटा बनाएगी। तो गैस के किसके अगेंस्ट एक्सपेंड करिए? जीरो प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड करिए, या मैं ये बोलूँ वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड करिए। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या बोलते हैं कि जब भी आप किसी एक इंडिविजुअल चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हो तो उसके केस में आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी, वो जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है जिसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़े। पर आप जब पहला चार्ज लेके आए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता।
दूसरा चार्ज जब लेके आते हो तो उसके अगेंस्ट हमें काम करना होता है, वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जब गैस एक्सपेंड कर रही है, पहले जीरो प्रेशर है, मतलब कोई एयर पार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे उसको काम क्या करना होगा, कोई अगेंस्ट में उसके काम करने के लिए है ही नहीं, तो उसको यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी गैस जीरो प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड करेगी तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि योर प्रेशर इज जीरो, क्योंकि जो आप गैस एक्सपेंड कर रही है वो जीरो प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रही है, तो अब उसको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी गैस फ्रीली एक्सपेंड करेगी तो हमेशा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आपकी फॉर एग्जांपल गैस है और यहाँ पे ये वैक्यूम है। अगर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको कंटेनर की वॉल कैसी रखनी होगी, इंसुलेटिंग वॉल रखनी होगी, कि जैसे ही इस पार्टीशन को हटाते हो तो ये गैस मॉलिक्यूल इधर एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे इनके पास कोई भी पार्टिकल नहीं है जो इसके ऊपर बैकवर्ड पुश करे इसको, या इसके ऊपर कोई फोर्स लगाए जिसके अगेंस्ट उसको काम करना पड़े, देयर इज नो पार्टिकल। तो इस वजह से यहाँ पे इसको मूव करने के लिए फ्रॉम दिस पोर्शन टू वैक्यूम कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या कहता है भाई, dq इक्वल्स टू du प्लस dw, यही कहता है आपको। अब dq जीरो हो गया, dw भी जीरो हो गया, तो du क्या हो जाएगा, du भी आपका जीरो हो जाएगा। और अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, इन केस ऑफ आइडियल गैस, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो क्या होता है, du इक्वल्स टू NCV dt। अगर du जीरो है तो आपका dt भी जीरो होगा, लेकिन dt जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, नो। आप समझते हैं क्यों नहीं होगा। यहाँ पे पहली बात तो ये, आप एक बात बताओ, आप यहाँ पे जो एक्सपेंड कर रहे हो वो किसके अगेंस्ट एक्सपेंड कर रहे हो, जीरो प्रेशर के अगेंस्ट, वैक्यूम के अगेंस्ट। यहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसा है, बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देखिए, गैस यहाँ से यहाँ तो एक्सपेंड हो सकती है, बट यहाँ तो कोई गैस पार्टिकल है ही नहीं ना, तो यहाँ से यहाँ तो एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो जो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन है वो कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ जो ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वो केवल इनिशियल टेम्परेचर और आपका फाइनल टेम्परेचर बराबर होगा। आपका इनिशियल टेम्परेचर is equals to your final temperature, ठीक है। यहाँ केवल इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर है, इट डजंट सिग्निफाई that whole the temperature is constant throughout the process। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस नहीं होगा, आइसोथर्मल नहीं होगा। ओके, इसके अलावा इसका एक और कंक्लूजन आता है, वो आता है अबाउट द वर्क डन। अब देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था पहले। अब आप मुझे इतना बताओ, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है, क्या इसमें ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी या नहीं होगी, क्या इस वाले प्रोसेस के लिए ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी या नहीं होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या आप इस प्रोसेस के लिए ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम ये वाली इक्वेशन इसके लिए नहीं
यूज कर सकते। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमने वर्क डन क्या निकाला था इसको यूज करते हुए, P2 V2 मतलब P फाइनल V फाइनल इज माइनस P इनिशियल V इनिशियल 1 माइनस गामा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, तो P फाइनल V फाइनल इज इक्वल्स टू P इनिशियल V इनिशियल। तो इसके लिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए ये वाली इक्वेशन आपकी वैलिड है और वो सही भी है। कैसे सही है, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब T इनिशियल और T फाइनल यहाँ पे बराबर है, T इनिशियल T फाइनल बराबर है, तो P यहाँ से भी आप इस इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हो, राइट। P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल। ठीक है, अगर आप ये बोलो कि मैम आपने इस इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे यूज कर लिया, तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करती तो मेरा वर्क डन हमेशा कैसा आ रहा था, नॉन जीरो वर्क डन आ रहा था। ये तो हमारे लिए यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, तभी आपका वर्क डन यहाँ पे जीरो आ पा रहा है, और वर्क डन जीरो है तो वो ये आपको सिग्निफाई कर रहा है कि P फाइनल V फाइनल इज इक्वल्स टू P इनिशियल V इनिशियल। सो दिस इज द एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में हमें दो ही चीजें ध्यान रखनी है, फर्स्ट आपका वर्क डन जीरो होगा, एंड सेकेंड अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो चेंज इन हीट एनर्जी भी जीरो होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। मेन हमें यहाँ पे दो ही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और वो एक तो ये है, सॉरी तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज इन हीट एनर्जी इज जीरो, और चेंज इन वर्क डन इज जीरो। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी सब इसी से रिलेटेड कंक्लूजन है। क्लियर है? चलिए अब बताइए, इसको समझने में कोई दिक्कत? यस बिल्कुल, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहां तक कोई समस्या? मैं इसको हटा देती हूँ सो दैट विल नॉट कंफ्यूज इट। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो पहले इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब यहां से एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएटी, हर तीनों टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। वो तो जस्ट एक एग्जांपल दिया था मैंने, हाँ वहां पे भी यही होगा। मूव फ्रीली जब आप कर रहे हो तो आप अगेंस्ट वैक्यूम मूव कर रहे हो ना। एग्जैक्टली, वर्क डन हमने ऊपर वाली इक्वेशन से निकाला था। मैंने आपको 2 प्रूफ दिए इस इक्वेशन के, मैंने आपको इसीलिए 2 प्रूफ दिए हैं। वर्क डन आपने ऊपर वाली इक्वेशन से ही निकाला था। वहां से आपको वर्क डन क्या मिला था, जब आप पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट यूज करते हो तब आपको वर्क डन की वैल्यू क्या मिली थी, ये वैल्यू मिली थी, राइट। यहां से इस इक्वेशन को यूज करने से आपको वर्क डन कैसा मिला था, नॉन जीरो मिला था। हमारी जो टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं वहां पे वर्क डन क्या है, वर्क डन जीरो है। अगर मैं इस इक्वेशन में जीरो वर्क डन रखती हूं तो आपको इक्वेशन क्या मिलती है, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये होता ना, P इनिशियल V इनिशियल गामा इज इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल गामा। ठीक है, तो ये है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एन आइसोलेटेड ideal gas is kept at pressure P1 in V1 volume. The gas undergoes free expansion. पहली बात कैसा सिस्टम था आपका, आइसोलेटेड।
आइसोलेटेड का मतलब डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, और उसके बाद एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन है तो डेल्टा डब्ल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या बतानी है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। आइसोलेटेड है तो ये प्रोसेस तो कैसा होगा, एडियाबैटिक होगा, तो ये प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, बिल्कुल सही। क्या ये आइसोबारिक प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं। अब बात आती है इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन ट्रू है। तो जो स्टूडेंट इसको ढंग से नहीं पढ़ते वो गलती क्या करते हैं, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम इस इक्वेशन को टिक कर देते हैं, पर यही इसका मेन रीजन है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है IIT जैम में भी और गेट एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ये जो प्रोसेस होता है दिस इज बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका जो नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ठीक है। सो लेट्स सी किस किसने इसको सही किया है। लक्ष्मीकांत, कृष्णा, यश, सूरज, अमीश बेबी और हिमांशु, बढ़िया। किस किस क्या नाम रखा है आपने, A एंड C। ये कल मैंने आपको पहले ही बताया था, आइसोथर्मल अगर इरिवर्सिबल में आप देख रहे हो तो इरिवर्सिबल में आपकी क्या है, केवल 2 ही स्टेट डिफाइन होती है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, तो हम केवल वहीं पे उसको लगा रहे हैं। ये चीज तो मैंने आपको कल भी बताई थी, ठीक है, बिल्कुल सही, कि आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, केवल आपकी 2 ही स्टेट डिफाइन होती है, एक तो इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट, तो आप वहीं पे लगा सकते हो उन दोनों इक्वेशंस को। थ्रू आउट द प्रोसेस क्या हो रहा है हमें नहीं पता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वो रिवर्सिबल में ही यूज होगी, कर सकते नहीं, केवल रिवर्सिबल में ही यूज होती है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेनिंग 2 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस एट टेम्परेचर T0 is connected to another identical box containing 2 mole of monoatomic ideal gas. At temperature 5 T0 there are no thermal losses, मतलब कोई हीट का लॉस नहीं हुआ, आपका कंटेनर कैसा है, अगेन आइसोलेटेड है, and the heat capacity of the boxes is negligible. Find the final temperature of the mixture of gases. क्या करना है आपको, इग्नोर द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा केस कंसिडर करना होगा, रिजिड वाला केस कंसिडर करना होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इग्नोर करना है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टी फाइनल निकालना है। कल हमने पढ़ा था मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, चलिए लगाइए उसको और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस से, ठीक है। आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड्स, सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर है, चलो ट्राई करो उसको। पहली गैस आपकी डायटोमिक है, दूसरी गैस आपकी मोनोएटॉमिक है। N1 की वैल्यू क्या है आपकी 2 मोल्स, N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू भी 2 है, T1 की वैल्यू T0 है, T2 की वैल्यू 5 T0 है। बात आती है फर्स्ट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक गैस का वो कितना होगा, F1 की वैल्यू क्या होगी और F2 की वैल्यू क्या होगी। अगर हम बात देखें मोनोएटॉमिक है तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3, और अगर आपका डायटोमिक है और डायटोमिक में अगर आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर नहीं करते हो तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, ठीक है। अब हमें जस्ट टी फाइनल का फॉर्मूला यूज करना है, तो टी फाइनल क्या होता है, बेसिकली टी फाइनल होता है भाई
N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन में N1 F1 प्लस N2 F2। ठीक है, अगर मैं सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूं तो N1 की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है, F1 की वैल्यू 5 है। देखो N1 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, N1 इज इक्वल्स टू N2 है। ओके, सो दिस इज 5 T0 प्लस ये कितना है 3 इंटू 5 15 T0 अपॉन में F1 प्लस F2, F1 is 5 and plus 3 8 20 T0 by 8। ठीक है, 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा 2.5 T0 आ रहा है, 2.5 T0। सो ऑप्शन सी जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। चलो लेट्स सी, ओनली 25% स्टूडेंट्स ने ही करेक्ट आंसर किया है। अमित शुक्ला, हिमेंद्र, सूरज, अहमिका, विश्वनाथ एंड आदित्यारी एंड लक्ष्मीकांत। चलिए बहुत अच्छा है, जिसका नहीं हुआ है हो सकता है उनका स्पीड थोड़ा स्लो होगा, हो सकता है फॉर्मूला ध्यान ना आया हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है। चलिए बहुत सारे ऑप्शंस भी आए हैं, सी 2.5, यस बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2.5 T0। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डिटोनेशन ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब द स्फेरिकल बॉल ऑफ गैस was found to be 15 meter radius at temperature of 3 into 10 की power 5 Kelvin. Given the adiabatic expansion coefficient is 5/3, what will be the radius of the ball when its temperature is reduced to 3 into 10 की power 3 Kelvin? देखो यहाँ पे अब आपको डाउट हो सकता है कि ये कौन सा प्रोसेस है। क्या एनी स्टूडेंट गेस कर सकते हो ये प्रोसेस कौन सा है? इज इट आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस? डायरेक्ट तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, जिसका पोल नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। हम इस चीज़ को अपना इशू नहीं बनाना चाहती। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी आपके पास पोल नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। स्टिल अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत है तो मैं एक बार इन्फॉर्म भी कर देती हूँ, देन वी विल सी कि ये सही होता है तो बहुत अच्छी बात है। आइसोकोरिक, वाओ आइसोकोरिक वाले एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आइसोकोरिक कैसे लग रहा है। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होना। तो ये आइसोकोरिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, राइट? तो पहले वॉल्यूम बहुत छोटा सा था, बॉम्ब छोटा सा होता है, ब्लास्ट होने के बाद वो पूरे स्पेस में फैल जाएगा, तो वॉल्यूम तो कहीं से भी कांस्टेंट नहीं है। इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस, बिल्कुल सही। ये प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। जब एटॉमिक बॉम्ब मतलब ब्लास्ट होता है तब इंटरनल प्रेशर बहुत हाई होता है, तो प्रेशर भी डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है? प्रेशर का डिफरेंस है, देयर इज नो कांस्टेंट प्रेशर। जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इंटरनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटरनल प्रेशर बहुत हाई होता है, उसी की वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। ये यहाँ पे ये जो प्रोसेस है दैट इज बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके? क्योंकि बहुत आपको भी पता है एकदम जैसे ये कहते हैं ना वो उसमें टाइमर चलता है, वो बिल्कुल माइन्यूट सेकंड में ब्लास्ट होता है, तो इतने माइन्यूट सेकंड में ब्लास्ट होता है कि उसको सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है? इस वजह से ये प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। चलिए ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपको क्या बोला गया है। स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई? 4/3 पाई r क्यूब।
हमारे पास इसकी एक इक्वेशन थी भाई, पीवी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, नो डाउट। पर यहाँ पे हमारे पास प्रेशर के बारे में खबर नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम के से रिलेटेड रेडियस गिवन है और आपको टेम्परेचर गिवन है, दो चीज़ें गिवन है। तो हमने इसका टी और वी की फॉर्म में भी एक फॉर्म पढ़ा था, तो क्या हम उसी को फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं? तो अगर आप ऐसा करते हो तो टी वी गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो टी वन वी वन गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी टू वी टू गामा माइनस वन। अब अगर हम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे रेडियस से किस तरीके से रिलेट करता है, आर की पावर 3 से। तो v की जगह में क्या लिख सकती हूँ, r की पावर 3 लिख सकती हूँ। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है क्या? सर वॉइस का इशू हो रहा है। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, टू आइडियल गैस इन अ बॉक्स आर इनिशियली सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन, ठीक है, let n1v1 and n2v2 be the number of particles and the volume occupied by the system. When the partition is removed, pressure of the mixture at an equilibrium temperature T. मतलब आपको क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको करा देती हूँ, उसके बाद आपको हमेशा के लिए आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको करना होता है मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, ठीक है। सो अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास N1 V1 और ये दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम, यहाँ पे N2 V2 और यहाँ टेम्परेचर क्या दिया गया है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑलरेडी T गिवन है। आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो, जब आप इस पार्टीशन को रिमूव करोगे आपको क्या बताना है, फाइनल प्रेशर क्या होगा। यहाँ पे कुछ N फाइनल होगा, V फाइनल होगा, P फाइनल होगा और टेम्परेचर यहाँ T ही होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे,
ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं n फाइनल की वैल्यू देखूँ तो वो क्या होगी, n1 प्लस n2। अगर मैं v फाइनल की वैल्यू देखूँ तो वो क्या होगी, v1 प्लस v2। बिल्कुल सही बात। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आप n1 की वैल्यू मुझे बताइए, तो n1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n1 की वैल्यू होगी भाई p1 v1 अपॉन में kt। यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, p2 v2 अपॉन में kt। अगर हमसे बोले यहाँ पे nf की वैल्यू क्या हो सकती है, तो pf vf अपॉन में ktf। तो क्या मैं n1 n2 और आपका जो nf है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूँ तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, है ना। तो हम यही कर लेते हैं। सो pf vf अपॉन में kt इक्वल्स टू p1 v1 अपॉन में kt प्लस p2 v2 अपॉन में k। यही होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, pf निकालना है। kt से kt कैंसिल, pf हमें निकालना है p1 v1 प्लस p2 v2 अपॉन में vf की वैल्यू क्या है, v1 अपॉन v2, v1 प्लस v2। अब आप ये देखिए, अगर आपका आंसर p के टर्म्स में गिवन है तब तो इतना हो गया, लेकिन आपका आंसर जो है ना वो सब जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में गिवन है। तो अगेन मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ और वो क्या होगा कि दिस इज इक्वल्स टू kt n1 प्लस n2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये आपका फाइनल प्रेशर हो गया, ये आपका फाइनल प्रेशर हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस मेरा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी ना, मुझे उतनी ही इन्फॉर्मेशन का यूज करके उसी फॉर्म में निकालना था। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना, तो जितने वेरिएबल्स आपको गिवन होते हैं आपको फाइनल आंसर अल्टीमेटली उन्हीं वेरिएबल्स की फॉर्म में निकालना होता है। सो यहाँ पे अब आप देखो, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, वॉल्यूम था, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, वॉल्यूम था। अब स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि ये गैसेस कैसी हैं, आइडियल गैस है, तभी हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाते। और दो गैसेस हैं तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। टू आइडियल गैसेस हैं तो यहाँ पे हो सकता है अलग है, यहाँ पे अलग है, कुछ भी पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले। आपको पता है n फाइनल और v फाइनल की वैल्यू यही आती है हमेशा। अब केस कहाँ पे अटकता है, आपका p फाइनल और आपके t फाइनल पे। अब आपको सब कुछ क्या दिया गया है कि दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद ही आपसे प्रेशर पूछा गया है। ओके, सो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और वो ये है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अगेन आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रेशर। ठीक है, अब इसको खुद से ट्राई करो। आइडियल नहीं होता तो कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन होती। अब अगर आप ये कहते हो कि इसी क्वेश्चन को मैं आइडियल हटा दूं तो फिर वो इनकम्प्लीट है, फिर नहीं हो पाएगा ना सॉल्व। आप इक्वेशन कौन सी यूज करोगे ये भी तो सोचो। अगर आपके पास केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, केवल टेम्परेचर है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? फिर इनकम्प्लीट रहता, हमारी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती ना। अगर आप उससे निकाल सकते हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके पास क्या था, एक एटॉम का डिटोनेशन हुआ है। डिटोनेशन इज जस्ट लाइक अ एटॉमिक ब्लास्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ आपके पास स्फेरिकल बॉल दी गई है, डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं दिया गया, बट वॉल्यूम इज कनेक्टेड विद रेडियस। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, उसको मैंने रेडियस के फॉर्म में लिख लिया।
आपको R2 की वैल्यू निकालनी थी, सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, R2 की वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर दी। अब गामा की वैल्यू आपको गिवन है एंड दैट इज 5/3, तो 5/3 माइनस 1 अगर आप करोगे तो 2/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल होके यहाँ पे क्या बच जाएगा, स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी R2 का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए इसको ट्राई करिए, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए 5/3, इट्स 5p/3 होगा ना सत्वी का, ठीक है, 5p/3 होगा। चलिए आई होप आप लोगों का करेक्ट होगा आंसर। सो आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर है, अगेन हमारे पास फिल विद आइडियल गैस एट टेम्परेचर T, तो आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, is divided by a partition which is clamped initially as shown in the figure, जैसा कि आपको यहाँ पे पूरा सिनेरियो दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लिया मैंने कुछ N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ आपके N2 है, राइट। अब आपको पता है V फाइनल यहाँ पे क्या होने वाला है, V प्लस 2V होगा, मीन्स 3V, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालूं तो दिस इज PV बाय KT, यहाँ पे अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 2P इंटू 2V बाय KT, दिस इज योर N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम N फाइनल निकालें तो N फाइनल क्या होता है, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। अब N1 की वैल्यू क्या है भाई आपकी, N1 की वैल्यू है PV अपॉन में KT, N2 की वैल्यू क्या है 4PV अपॉन में KT, N फाइनल की वैल्यू क्या है भाई, N फाइनल की वैल्यू होगी कुछ P फाइनल V फाइनल अपॉन में KT, KT से KT कैंसिल, तो यहाँ से अगर आप देखो तो P फाइनल किसके इक्वल आ रहा है, 5PV अपॉन में V फाइनल, V फाइनल की वैल्यू इज 3PV, तो P फाइनल कितना आ गया 5P/3, P फाइनल कितना आ गया आपका 5P/3। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आइडियल गैस, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक प्रोसेस के। इन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अलोंग अ पाथ AB, इस पाथ के अलोंग कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आपकी गैस कैसी है, आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है, और अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है अलोंग BC, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब हीट का फ्लो इस वाले पाथ पे नहीं होगा, यहाँ पे डेल्टा T आपका 0 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस अलोंग CD, यहाँ पे क्या है प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है भाई। यहाँ अगला क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अब की बार क्या हुआ है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन है। अब आपको बोला क्या है क्वेश्चन में निकालने के लिए, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन को कंसाइज कर दिया। अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अलावा दी गई है, द वर्क डन बाय गैस अलोंग प्रोसेस BC, BC के अलोंग आपको वर्क डन दिया गया है, तो डेल्टा W अलोंग BC आपको दिया गया है, दैट इज 10 जूल। देखिए वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस है इसीलिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग प्रोसेस EA, इस प्रोसेस के अलोंग आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी दी गई है डेल्टा U EA एंड दैट इज इक्वल्स टू 16 जूल।
अगर आप देखो तो ये दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इन दोनों ही प्रोसेस में आपकी डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होगी। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग द प्रोसेस CD। मुझे क्या बताना है, इस प्रोसेस के अलोंग आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है, वो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब UD माइनस UC की वैल्यू मुझे यहाँ पे बतानी। तो मुझे इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी चाहिए, इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि आइडियल गैस है। यहाँ पे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है, अलोंग AB UA is equals to UB along ED UD is equals to UE। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में सारी हम बस उसी को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल्टा W अलोंग BC प्रोसेस आपको पता है, तो यहाँ से आप डेल्टा U अलोंग BC भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि डेल्टा Q क्या है, 0 है, तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, -10 जूल। मतलब UC माइनस UB की वैल्यू कितनी हो गई, -10 जूल। और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पता है, UA माइनस UE की वैल्यू पता है, दैट इज 16 जूल। ये दोनों इक्वेशन हमारी काम की है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आपके काम की है। आपको क्या क्या मिला, UC माइनस UB इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 जूल, UA माइनस UE इज इक्वल्स टू 16 जूल, ठीक है। आपको क्या निकालना है, UD माइनस UC हमें निकालना है। अब आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से आप UD माइनस UC कैसे निकाल सकते हो। देखिए UC आपको चाहिए और इसके अलावा हमें UD चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम E की जगह क्या रख देते हैं, D रख सकते हैं। U इक्वल्स टू UD है, तो यहाँ पे UE की जगह मैं UD रख दूंगी। UA और UB आपस में बराबर है, तो ये वैसे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, UC माइनस UA इक्वल्स टू -10 जूल। UA देखो माइनस का UD प्लस UA, इसको थोड़ा सा घुमा के रख दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए, 16 जूल। अब इसको आप ऐड कर लो, ऐड करोगे UC माइनस UD इज इक्वल्स टू 6 जूल, और अगर आप UD माइनस UC निकालोगे तो -6 जूल। पर हमें तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी अलोंग प्रोसेस CD, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 जूल। क्या आंसर आया, 6 जूल। तो यहाँ पे दो ही चीजें हैं जो आपकी सबसे ज्यादा काम आई है। फर्स्ट इज योर आइडियल गैस एंड सेकेंड जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। उसके अलावा तो हमने इधर से उठा के उधर रखा है, उधर से उठा के इधर रखा है, बस ये किया है, ठीक है। अगर फर्स्ट आइडियल गैस नहीं होता तो आप कभी भी डेल्टा U इक्वल्स टू 0 नहीं कर पाते, फिर इसमें आपको कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर है, यस, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। 6 जूल इज द करेक्ट आंसर, तो आपका 6 आंसर जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन जैम एग्जामिनेशन। इवन जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने डिस्कस किए हैं वो सारे ही जैम के हैं, एक आधा क्वेश्चन जेस्ट का या अदर एग्जाम का भी हो सकता है, पर ये अभी मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं था तो इस वजह से मैंने इसका ईयर मेंशन नहीं किया, बट 2020 के बाद का ही है ये क्वेश्चन भी। ओके चलिए अब इसको ट्राई करिए खुद से। फॉर एन आइडियल गैस AB एंड CD जो है आपके 2 आइसोथर्मल्स हैं, वो तो आपको पता भी है। दिस इज ऑल्सो जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये भी आपका जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये दोनों प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है।
ओके। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है VC अपॉन में VB इक्वल्स टू 2। हमें निकालना क्या है, VD अपॉन में VA निकालना है। देखिए इसका इसके वॉल्यूम के साथ रेशियो गिवन है, इसका इसके साथ आपको निकालना है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो ये तो एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे भी टेम्परेचर T2 है। ध्यान रखना टेम्परेचर D पॉइंट पे भी T2 ही है और टेम्परेचर A पॉइंट पे भी T1 है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखो, इन दोनों पॉइंट्स को देखो तो दोनों का टेम्परेचर बराबर है। अब आप सोच लो ये प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक है ना, और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में हमें इसमें एक रिलेशन पता है। अब मैंने आपको क्लू भी दे दिया है, अब आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। चल जिसका भी सॉल्व हो जाए, पोल नहीं आ रहा हो कमेंट कर देना। अच्छा, इसमें मैंने फिर से आपको उस तरीके से दे दिया, MCQ टाइप का या इंटीजर टाइप का था। चलो मैं ऑप्शंस बना देती हूँ फिर यहाँ पे। बट कोई भी क्वेश्चन कार्नोट साइकिल की हेल्प से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये कह सकते हो जैसे कार्नोट साइकिल का फिगर आप बनाते हो वैसा है, बट दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम साइक्लिक प्रोसेस। सो करेक्ट आंसर विल बी, ठीक है कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में मैंने पैटर्न इंटीजर टाइप रखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। सो VD बाई VA की जो वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने आपको बहुत हद तक इसमें क्लू दे दिया था। इसमें T1 T2 और T1 T2 दोनों के लिए बराबर है। प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन होती है TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन होती है। तो अगर हम देखें TB VB गामा -1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, TC VC गामा -1, यही होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। TD VD गामा -1 इज इक्वल्स टू TA VA गामा -1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है TB पे टेम्परेचर कितना है, T1 है। TB पे टेम्परेचर कितना है, T1 है, और VB गामा -1 दिस इज इक्वल्स टू T2 VC गामा -1। यहाँ पे देखिए दिस इज T2 VD गामा -1 इक्वल्स टू T1 VA गामा -1, राइट।
आपको किसकी वैल्यू दी गई है? आपको वैल्यू दी गई है VC अपॉन VB। ठीक है, आपको वैल्यू दी गई है VC अपॉन VB की। गामा -1 एंड T2 VD गामा -1 इज इक्वल्स टू T1 VA गामा -1। तो VD अपॉन में VA गामा -1 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपको क्या दिया गया है? VC अपॉन में VB। तो T1 अपॉन में T2 इज इक्वल्स टू VC अपॉन में VB गामा -1 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2। दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप देख पाएंगे कि VC अपॉन VB गामा -1 इज इक्वल्स टू VD अपॉन में VA गामा -1। कैंसिल, इसकी वैल्यू 2 है, तो VD अपॉन VA भी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक के मैंने जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन देखे हैं, अगर ये वर्ड किसी क्वेश्चन में लिखा गया है, मोनो एटॉमिक गैस या डायटॉमिक गैस या ट्राइटॉमिक, जो भी नेचर उसका बताया गया, ऐसा हो नहीं सकता ये इंफॉर्मेशन हमने यूज ना की। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कभी कभी जो हम यूज नहीं करते, पर ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमेशा यूज होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर कहीं अटकते हो तो ये सोच लेना, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या इससे मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कहीं पे अटकते हो और ऐसी इंफॉर्मेशन किसी क्वेश्चन में गिवन है, तो थोड़ा सा थिंक करना, जहाँ पे आप अटक रहे हो क्या वो इस चीज़ से तो कहीं लिंक नहीं करता है। अगर वो लिंक करता है तो आपको शायद थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा कि आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T0 एक्सपेंडेड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V0 टू 2.5 V0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। आपके पास n=1 है, आइडियल गैस है आपकी, मोनो एटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपका 3 होगा। इनिशियली किस टेम्परेचर पे है? T0 टेम्परेचर पे है, इज एक्सपेंडेड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V0 टू 2.5 V0। अब आपको पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, अगर वो प्रोसेस जिससे एक्सपेंशन हुआ है, अगर वो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है तो क्या वर्क डन की वैल्यू ये होगी। तो आपको वर्क डन निकाल के देखना पड़ेगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था क्योंकि यहाँ पे आपको हर ऑप्शन को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम आइसोथर्मल का वर्क डन देखें तो क्या होता है, nRT ln V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। V फाइनल की वैल्यू कितनी है? 2.5। यहाँ पे कितना लिखा है? 2 लिखा है, गलत है। ठीक है, R T0 ln 2.5 आता है आपका, यहाँ पे ln 2 दिया गया है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। बिल्कुल सही, क्योंकि गैस कैसी है आपकी? आइडियल। आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में 0 होती है। ठीक है भाई। व्हेन द प्रोसेस इज आइसोबारिक देन वर्क डन विल बी द 3/2 RT0। निकाल के देखना पड़ेगा। सो आपका प्रोसेस जब आइसोबारिक है तो आइसोबारिक के केस में आपका कुछ इस टाइप का वर्क डन आता है। अब आपको यहाँ पे आंसर किसकी फॉर्म में निकालना है? टेम्परेचर की फॉर्म में निकालना है। तो P V2 को आप क्या लिख सकते हो? nR T2 - T1, ये हम लिख सकते हैं।
तो अब आपको यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर भी निकालना पड़ेगा। तो वो आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम आपको गिवन है, ऑप्शन सी को अगर हम देखें, प्रेशर कैसा है इसमें? कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू आर टी होता है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। आपको T2 की वैल्यू निकालनी है। V2 कितना है? 2.5 T0, ये आ रहा है 2.5 मतलब 5/2 T0। सो अगर आप देखें तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है आपकी? n की वैल्यू कितनी है? 1 R 5/2 T0 माइनस T0, तो ये कितना हो गया आपका? 3/2 R T0। तो ये तो सही है। चलिए फिर ये भी ठीक होगा मतलब। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 9/2 R0 होगा, R T0 होगा क्या? ये भी अब निकाल के देखना पड़ेगा। तो देखिए आपका प्रोसेस अगर आइसोबारिक है तो अब आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। वर्क डन अभी हम लोगों ने निकाला है, आपसे इंटरनल एनर्जी पूछी है, आपको क्या निकालनी पड़ेगी? हीट और निकालनी पड़ेगी। हीट कैसे निकाल सकते हो? प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक है। प्रोसेस अगर आइसोबारिक है तो NCP/dt माइनस जो भी आपका वर्क डन आया है एंड दैट इज 3/2 R T0 एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा Q। अब आपको Cp की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से मिलेगी। सो अगर मैं यहाँ से Cv की वैल्यू देखूँ तो Cv की वैल्यू हो जाएगी 3/2 R, तो Cp की वैल्यू क्या होगी? 5/2 R। कैसे निकाला? Cv इक्वल्स टू F/2 R एंड Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को आप यूज करते हो तो आपको Cp की वैल्यू मिल गई। सो अगर मैं इसी में ऑप्शन नंबर इसका 4 देखूं, ऑप्शन नंबर 4, n की वैल्यू 1 है, Cp की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 5/2 R, और dt की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी? 3/2 ना, उसकी अभी निकाली थी हमने 3/2। चेंज इन टेम्परेचर हमारा आया था 3/2 T0 माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी हमारी? 3/2 R T0, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा U। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 15/4 R T0 माइनस 3/2 R T0। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, ठीक है, पर होता है कभी कभी, क्योंकि यूजुअली एमएसक्यू में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअली होते हैं, पर न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो थोड़ा सा आपको हो सकता है उसमें 2-3 पॉइंट्स कैलकुलेट करके देखने पड़े। 15 माइनस 3 इज 12, नहीं अच्छा नीचे 4 है ना, ओके। सो 15 R T0 माइनस R T0, तो 15 माइनस 6 इज बिकम 9 R T0 बाई 4। ये आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है। यहाँ पे 9/2 लिखा हुआ है, चलो छोड़ो, ये भी हमारे काम का नहीं है। सो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट होगा इसमें? बी एंड डी। देखो क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, पर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करोगे इजी में, तो ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट अटेम्प्ट भी करेंगे। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये ध्यान रखिए आप अपनी कैलकुलेशन को सही तरीके से कर रहे हो। क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है, 40 क्वेश्चन नंबर है, एमएसक्यू है, 2 मार्क का क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
कर सकते हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले V2 माइनस V1 किया, उसके बाद आपने उसको R और T में कन्वर्ट किया, आप उससे भी कर सकते हो। ऑप्शन 4 में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया क्योंकि आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, वर्क डन तो अभी निकाला, हमें हीट और निकालनी पड़ेगी। प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो हमने क्या यूज़ किया, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को यूज़ कर सकते हो। NCP dt इज इक्वल्स टू 3/2 RT नॉट इक्वल्स टू डेल यू, सॉरी यहाँ पे माइनस है, इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब ये हीट माइनस आपका वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हमने CP की वैल्यू कैसे निकाली है। देखिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 है, क्योंकि गैस कैसी है, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक है तो CV की वैल्यू आप निकालना जानते हो, F/2R से CP की वैल्यू CV + R होती है, तो CV इज 3/2R, CP इज 5/2R। तो CP की वैल्यू आ गई। DT की वैल्यू जस्ट अभी हम लोगों ने निकाली थी इस वाले पार्ट में कि टेम्परेचर T2 - T1 करते हैं तो 3/2 T नॉट आता है, तो मैंने डायरेक्ट उस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो दिस बिकम 15/4 R T नॉट और यहाँ पे 3/2 R T नॉट। तो हमारी जो वैल्यू आई है दिस इज 9/4 R T नॉट। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करिए। du इज इक्वल्स टू NCV dt होता है ना। देखिए du इक्वल्स टू, du नहीं होता, पहली बात तो ये dq इक्वल्स टू du होता है और फिर यहां से आप लिखते हो, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करोगे तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 होने का मतलब जो आपकी हीट है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है, इस वजह से du को हम NCV dt लिखते हैं। ऑल्दो इट्स डिफाइंड फॉर हीट, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि टेम्परेचर को चेंज करने से आपकी बॉडी जो है वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है, दैट्स डिफाइन योर स्पेसिफिक हीट। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है या हीट कैपेसिटी होती है ये जो है वो डिफाइन होती है बाय dQ/dt से, ठीक है। तो हीट आपकी बेसिकली इससे डिफाइन होती है। अब आप ये देखो, आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हो या कांस्टेंट प्रेशर पे। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हो तो होता क्या है कि आपका इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाता है NCV dt के, लेकिन जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हो तो वहां पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि du इक्वल्स टू NCP dt, ऐसा कहना गलत है, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V। सबसे पहले क्या हो रहा है, इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। उसके बाद गैस इज हीटेड आइसोकोरिकली। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड प्रोसेस आइसोकोरिक हो रहा है टिल द प्रेशर बिकम P। तो यहाँ पे बेसिकली 2 प्रोसेस हो रहे हैं अल्टीमेटली। फर्स्ट इज योर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड सेकेंड इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि टोटल हीट कितनी हुई। दोनों प्रोसेसेस के अंदर हमें अल्टीमेटली हीट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। अब देखो, इसको आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं इसको प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में, मतलब मुझे कर्व एग्जैक्टली पता चल जाए ताकि हमारे पास जो जो वैल्यू ना हो वो हम आराम से निकाल पाए। सो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास P वर्सेस V अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, पहला प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो गैस एक्सपेंड कर रही है वो V से 4V पे जा रही है, V से 4V पे जा रही है। ये पहले यहाँ पे V था वॉल्यूम और यहाँ पे आने के बाद 4V हो गया। यहाँ पे प्रेशर P था, अब वी डोंट नो कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, कोई खबर नहीं दी गई इसकी। उसके बाद क्या हुआ, गैस इज हीटेड आइसोकोरिकली। प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का मतलब जहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता। किस तरीके से, टिल इट्स प्रेशर बिकम P। तो अब कैसा प्रोसेस है, वापस ये P प्रेशर पे जा रहा है। तो ये आपका पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट आपका C हो गया। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम पता है, दिस इज 4V, पर हमें प्रेशर नहीं पता है। यहाँ पे आपको प्रेशर भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। तो
तो ये प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आप इस पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हो। ये प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली पीबी है, वीबी है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे तो टीबी है, आइसो थर्मल है तो यहाँ पे हमें टीबी बताया कि यहाँ टेम्परेचर कितना है, टी है। वी डोंट नो यहाँ टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों पता है। यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है, प्रेशर नहीं पता। यहाँ हमें टेम्परेचर नहीं पता। तो हर जगह कुछ ना कुछ वेरिएबल आपको निकालना ही निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेशर निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रेशर देखो तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, पी वी इक्वल्स टू पी बी वी बी, पी वी इक्वल्स टू पी बी वी बी की वैल्यू 4v है, कैंसिल, पी बी की वैल्यू आ गई p/4। तो यहाँ पे आपका प्रेशर कितना है, p/4, ठीक है, अलोंग AB। नेक्स्ट, अगर मैं अलोंग BC देखूं तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर नहीं पता, वॉल्यूम तो यहाँ कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो अलोंग BC P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो PB अपॉन में PC इज इक्वल्स टू TB अपॉन में TC। TC आपको निकालना है, TB इज योर T, PB इज योर p/4। तो ये नीचे आएगा ना, तो इट्स बिकम 4T बेसिकली। PB is your p/4 and this is P, yeah, it's 4T। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4T। हमने सारी वैल्यू निकाली। अब वर्क डन निकालना बहुत आसान है, सॉरी हीट निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। इसके लॉन्ग हीट निकालनी है, इसके लॉन्ग निकालनी है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मैं टोटल हीट निकालूँ तो डेल्टा क्यू अलोंग AB प्लस डेल्टा क्यू अलोंग BC, ये दोनों निकालना है। तो यहाँ पे तो जो आपका वर्क डन है वही हो जाएगा, एंड दिस इज RT ln V फाइनल। V फाइनल कितना है आपका, 4V अपॉन में V इनिशियल, तो RT ln 4 हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे डेल्टा क्यू एट BC। अब ये कैसा प्रोसेस है आपका, ये है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यहाँ वर्क डन 0 होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप क्या लिख सकते हो, NCV dt। अब CV की वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको देखोगे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही मेंशन है कि आइडियल गैस कैसी आपकी, मोनो एटॉमिक है। अगर मोनो एटॉमिक है तो CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3, CV की वैल्यू 3/2 R, ठीक है। N की वैल्यू 1 है, ओके, N की वैल्यू 1 है, 3/2 R dt, this become ओके, ये हो गया। इसको अब आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। RT ln 4 प्लस 9/2 RT, RT ln 4 प्लस 4.5 RT, ठीक है, 4.5 RT। चलो इसको सॉल्व करके एक बार मुझे वैल्यू बताओ क्या आती है, क्योंकि आपको जो आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ RT निकालना है। इस बार भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने गलती क्या की, हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। उसने क्या किया, लास्ट में वो आपको क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली इन टर्म्स ऑफ R, और उसने क्या किया, जो लास्ट आंसर आया था उसके अंदर R को भी मल्टीप्लाई कर दिया।
तो वहां से फिर उसका पूरा ही आंसर बदल जाएगा, है ना। सो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, आपको किसकी फॉर्म में निकालना होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे मिस्टेक्स में हमें सबसे ज़्यादा गिल्ट फील होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन आता था, हमें हमारे नंबर आ सकते थे, और 2 नंबर से आपकी रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप अब इसको सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर। उसी से ही निकाला है मैंने NCVDT। देखिए आप यहाँ पे हीट निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए आपको। यहाँ का टेम्परेचर पता था, यहाँ का टेम्परेचर नहीं पता था। यहाँ का टेम्परेचर कब निकाल पाओगे, जब यहाँ का प्रेशर पता होगा। तो यही तो मैंने भी किया है। इस प्रोसेस के अलोंग पहले प्रेशर निकाला है और इस प्रोसेस के अलोंग पहले टेम्परेचर निकाला है। अब उसके बाद वही तो फॉर्मूला लगाया जो हमने पढ़ा है कि वर्क डन, जो भी हीट का फॉर्मूला होता है बेसिकली इन आइसोथर्मल, प्लस जो हीट का फॉर्मूला होता है इन आइसोकोरिक। पर यहाँ पे मुझे V फाइनल चाहिए था। चलो ये वाला तो आपको सॉल्व हो जाता, बट ये वाला सॉल्व नहीं हो पाता विदाउट कैलकुलेटिंग दिस प्रेशर। इस प्रेशर की हेल्प से आप ये टेम्परेचर निकाल पाए। ओके, इट्स 5.89, ठीक है। पक्का श्योर है आप लोग, यही आ रहा है आपका आंसर 5.89? चलिए ठीक है, यही होगा फिर इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बताती हूँ, इन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है एक्सपेंशन। एक होता है कंप्रेशन, एक होता है एक्सपेंशन। हीट कब रिलीज होगी, कब रिजेक्ट होगी, बहुत बार हमें ये चीज खुद से अज्यूम करनी पड़ती है। वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। कैसे? देखो, जब आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है तब तो कोई समस्या ही नहीं है। दिक्कत आती है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वहां पे कि वहां पे क्या होगा, कब हीट एब्जॉर्ब होगी, कब हीट रिजेक्ट होगी। तो देखिए, अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है ना, ध्यान से सुनना, अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है, अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वहां तो अब टेम्परेचर की हेल्प से तो हम कुछ बता ही नहीं सकते कि हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिजेक्ट होगी। बात करते हैं हम वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो गैस क्या कर रही है, एक्सपांड कर रही है। गैस एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब गैस ने काम किया है। गैस ने काम किया है मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, तभी गैस काम कर पाई। तो जब भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इनसे हेल्प मिलेगी। जब भी आप देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, जब भी आप देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो यू विल सी इट कि वहां पे आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब, यहाँ पे आपकी हीट एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में अगेन मैं टेम्परेचर के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं कर सकती, अदरवाइज तो सीधा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो हीट रिजेक्ट हुई है। बात आती है आइसोथर्मल में, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जब आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी, और जब आपका कंप्रेशन होगा तो हीट रिजेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, और सिस्टम के ऊपर जब आप काम करते हो तो हीट रिजेक्ट होती है। तो यहाँ क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगी। बाकी तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है
तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो हमारी हीट रिजेक्ट होगी। टेम्परेचर जो होता है ना, हीट को कहीं ना कहीं मेजर करने का एक जरिया होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना, जैसे वो कहते हैं ना डिग्री ऑफ मेजर, जो टेम्परेचर होता है वो क्या मेजर करता है, बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट हुआ है, कितना गर्म हुआ है, या कितना ठंडा हुआ है। और अगर हम हीट की बात करें तो हीट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी है। ओके, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को हीट और टेम्परेचर में, इसलिए मैं ये चीज आपको क्लियर कर रही हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अब मैं आपको जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें ये चीज दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस। प्रोसेस किसका हो रहा है, गैस का हो रहा है। इसका मतलब कितनी गैस ने हीट एब्जॉर्ब की है। अब आप पहला प्रोसेस देखिए कैसा है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो उसमें भी हीट एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो T से 4T टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो इसी वजह से हमने क्या किया, दोनों ही हीट को ऐड किया है। ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि कोई आपके पास ऐसा प्रोसेस होगा, है ना, मैंने जस्ट एक जनरल बनाया है कि इसमें से केवल इस प्रोसेस के अलोंग हीट एब्जॉर्ब हो, केवल इस प्रोसेस के अलोंग हीट एब्जॉर्ब हो, तो आप केवल इन्हीं दो प्रोसेस की हीट को ऐड करोगे अगर आपसे हीट एब्जॉर्प्शन पूछा है। और अगर आपसे हीट रिजेक्शन पूछा है तो केवल फिर आप इसी प्रोसेस की हीट को कैलकुलेट भी करोगे। ठीक है, सो इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट एब्जॉर्प्शन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस या हीट रिजेक्शन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस के अलोंग हीट एब्जॉर्ब होगी और किस प्रोसेस के अलोंग हीट रिजेक्ट होगी। ये और अच्छे से समझ में आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जब हम कार्नोट साइकिल पढ़ लेंगे, क्योंकि कार्नोट साइकिल में अगेन हम यही बातें करेंगे, हीट एब्जॉर्प्शन एंड हीट रिजेक्शन। अभी जैसे एक और हमने साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन किया था, जैसे ये वाला। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन का तो क्या ही कहना, वहां तो हमें पता है हीट का कुछ लेना देना होता नहीं है। अब पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, दूसरा कंप्रेशन था, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, इसमें हीट रिजेक्ट होगी। ठीक है, ये जो ये वाला एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा आपके हीट रिजेक्शन को और ये दिखाएगा आपके हीट एब्जॉर्प्शन को। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ग्राफ है वो बेसिकली इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे भी आपके पास वही आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, वही प्रोसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो ही चीजें आपको देखनी है, या तो आइसोथर्मल प्रोसेस मिलेगा या फिर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज मिलेगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको पता ही चल जाएगा, इंक्रीज होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, डिक्रीज होगा तो हीट रिजेक्ट होगी। लेकिन आइसोथर्मल में ध्यान रखना, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अगर एक्सपेंशन है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, कंप्रेशन है तो हीट रिजेक्ट होगी। ओके, सो इसी के साथ अब हम एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा जो भी लोग 5.88 आंसर बता रहे हो, लास्ट टाइम भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें आंसर शायद 0.88 सबने बताया था, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग राउंडिंग ऑफ का ध्यान रखिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस में रेंज नहीं आई, बाई चांस एक्यूरेट आंसर आपको निकालना हुआ या आंसर की में बाई चांस एक्यूरेट आंसर आया, तो आप सब के सब का आंसर गलत होगा अगर आपने 5.88 लिखा तो। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द, जो आपने बोला है एरिया अंडर द कार्नोट साइकिल, बेसिकली इट्स डजंट रिप्रेजेंट हीट एब्जॉर्ब, इट रिप्रेजेंट वर्क डन।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्नोट साइकिल ही है, उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। सेवन बाई सिक्स NKB, नो इट्स नॉट 7/6। अपनी इक्विपार्टीशन थ्योरम को इसमें यूज करिए। कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं आप लोग। हैमिल्टोनियन कैसे लिखना सिखाया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पूरा हैमिल्टोनियन तो लिखिए। आप लोग सभी क्या कर रहे हो, डायरेक्ट मुझे लग रहा है केवल आप पोटेंशियल से सॉल्व कर रहे हो, पर उससे भी करोगे तब भी नहीं आएगा ये तो। लेट्स सी क्या कर रहे हैं आप लोग। सी इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक सिस्टम है, n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं वन डायमेंशन में। कैसा डायमेंशन है, वन डायमेंशन है, जिसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी Gx⁻⁶ गिवन है। ठीक है, तो अगर आप इसमें हैमिल्टोनियन लिखोगे तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो आप ऐसे ही निकालोगे, तो टोटल एनर्जी लिख लो या हैमिल्टोनियन बोल लो, कुछ भी बोलो इसको आप। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, p²/2m। पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, Gx⁻⁶। तो इसमें तो पावर 2 है, तो अगर आप KTG का यूज करते हो तो आप देखिए क्वाड्रेटिक पावर है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, KT/2। यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, KT/6। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 6 होगा और इट्स बिकम 3KT + KT, तो दिस बिकम 4/6 KT। तो ये बना मेरा 2/3 KT। दिस इज एनर्जी फॉर वन पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे कितने हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2/3 NKT। मुझे क्या निकालना है, CV निकालना है, तो ΔE/ΔT। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 2/3 NK। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। ठीक है, ओनली वन स्टूडेंट जिसका करेक्ट आंसर आया है। बताइए क्या समस्या हुई, क्या कहाँ पे गड़बड़ की है सब लोगों ने, ए वाले बताइए जल्दी से, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है इसका आंसर ए। तो बताइए कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको गामा की वैल्यू दी गई है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से निकालना पड़ेगा। गामा और एफ के बीच में रिलेशन पता है, वहां से एफ की वैल्यू निकाल देना। एफ की वैल्यू आने के बाद आप स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको कल ही बताया था। मैं यूजुअली ऑब्जर्व करती हूँ दोनों ही बैचेस में बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, मैं जो होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ उसका आंसर मुझे बताते हैं। देखो अगर आप लोग आंसर नहीं बताओगे तो फिर मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना बंद कर दूंगी। सो अगर आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चन मिले तो आपको उसका कमेंट करना होगा, मुझे भी तो पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ने उसको ट्राई किया है। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया होगा बट कमेंट नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट करने से मुझे भी आइडिया लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने ट्राई किया है। फिर गलत भी हो तो उसकी बात अलग होती है, बट एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, और ट्राई करते हो तो मुझे भी ये चीज़ पता चले कि कितने बच्चे कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे, तो इसलिए बेटर होता है आप थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो कि जो भी आपका आंसर आए। तो इसमें अगर मल्टीपल है तो आप ऑप्शन डाल देना, ऑप्शन के साथ वैल्यू भी डाल देना कि ये वैल्यू आ रही है, CP की वैल्यू ये आ रही है, CV की वैल्यू ये आ रही है। ओके, हाँ जी, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब में हमने लिया है काइनेटिक एनर्जी को। हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व ही नहीं किया
जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी ना लिया हो, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालते हैं ना, तो ये तो आपकी केवल पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल का टोटल एनर्जी कब निकालोगे, जब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऐड करोगे। और ये तो 1 डायमेंशन में था तब मैंने एक ही बार ऐड किया, अगर 2 डायमेंशन में होता तो ये टर्म मैं 2 बार ऐड करती, और अगर 3 डायमेंशन में होता तो ये टर्म मैं 3 बार ऐड करती। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, ऑल्दो फिर से क्लियर कर देती हूँ। जब आपने टोटल एनर्जी निकालते हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों से निकालते हैं, और यहाँ पे ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग टर्म्स आएंगी। ये 1 डायमेंशन में था तो मैंने एक ही बार लिखा है px² / 2m। यही क्वेश्चन अगर आपका 2 डायमेंशन में होता तो 2 डायमेंशन में पहली बात तो आपका पोटेंशियल कुछ ऐसा होता, g(x⁻), फिर 6 नहीं होता, फिर कुछ और होता भाई, क्योंकि x की पावर अगर मैं 6 लिखती हूँ तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक कि मैंने आपको पावर दे दी g(x² + y², ऐसा होता पोटेंशियल। तो अब आप क्या करते हैं हैमिल्टोनियन, px² / 2m + py² / 2m + gx² + gy²। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी kt/2 + kt/2, लकीली यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक टर्म आ गई है तो kt/2 एंड kt/2, ये आपकी एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, जब जितना डायमेंशन होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपकी टर्म्स ऐड होंगी। चलिए, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। आई होप अब आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी थी, जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया इसको ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग बात करेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जिस दिन हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाता है, समझ जाना हमारा 50% थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सारी ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक आपका बहुत हद तक थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होने वाला है। नेट का बैच वेरी सून आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप में से किसी, मतलब आपको तो नहीं, आपके किसी शायद फ्रेंड या कज़न या किसी को भी लेना हो, भाई बहन को, तो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है इस वजह से लॉन्च नहीं कर रहे हैं ना, फिर स्टूडेंट बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, अमित शुक्ला, एनी स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि क्या आइडियल गैस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन होता है या नहीं होता? ये तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, है ना। आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, तो आप भी मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और इवन मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ, जो आप लोग क्लास के डाउट होते हैं उनमें भी मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को आंसर करती हूँ, और आप में से ही कुछ लोगों को मिले भी होंगे आंसर, तो वहाँ पे भी आप पूछ लो। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं, वहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लिया करो। यस, बिल्कुल सही है आस्था, नहीं होता है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन नहीं होता है। ठीक है, आइडियल गैस में नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, आपके पास गूगल फॉर्म आया होगा, मतलब तो उसमें आपको जो डाउट है जिस टाइप का वो डाल दीजिए। अब वहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, एकेडमिक डाउट डाल देते हैं कि मेरा इस डीपीपी का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं। अरे वो उस चीज़ के लिए नहीं है, वो आपके जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि भाई मैं अपना कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करूँ, या मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या अप्रोच रखूँ, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, या मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, इस टाइप के डाउट्स के लिए होता है मेंटोरशिप सेशन।
ठीक है। या कई बार स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ने में ये होता है ना, डेडिकेशन हम नहीं दे पाते उतना, आधा टाइम हम पढ़ते हैं, आधा टाइम हम कुछ और सोचते हैं या कुछ और करते हैं, तो अपने फोकस को कैसे बढ़ाएं, इस तरीके की चीज़ें कि आप किसी से पता करो, कोई आपको कुछ बोले इस बारे में तो आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो, या आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो कि ये डायरेक्शन मेरे लिए शायद सही ना हो, तो उसको सही बनाने के लिए बेसिकली होता है मेंटरशिप सेशन। ठीक है। हीट एंड वर्क सेम होता है क्या किसी पर्टिकुलर पाथ के लोग अगर आप जा रहे हो? यू आर सेइंग कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो क्या इसके अलोंग जो अमाउंट ऑफ हीट होगा वही आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट? अगर ऐसा है तो, क्योंकि डेल यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। अदरवाइज तो ए से बी आप किसी पाथ के लोग जा रहे हो, मतलब अल्टीमेटली यू आर डूइंग कि ए से बी आप किसी स्टेट से जा रहे हो, है ना। तो अगर किसी स्टेट से जा रहे हो, मतलब ए स्टेट से बी स्टेट पे जा रहे हो, तो आपका कुछ इंटरनल एनर्जी भी हो सकता है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यस, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू होगा। ओके। चैनल का लिंक है आपका फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप, नेम सॉरी नॉट इट्स लिंक, फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप, ऐसा आपको कुछ मिलेगा नेम, PW फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है। इंटरैक्शन और किसे बोलते हो आप लोग? मैंने क्या बोला, आप अपने डाउट्स पूछिए, है ना। तो वहां पे आपसे टीचर तभी तो इंटरेक्ट करेगा। अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे मुझसे कुछ नहीं पूछोगे तो ऑफकोर्स मैं पढ़ा के चली ही जाऊंगी ना, तो देयर इज नो इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा सॉरी, मुझे लगा आप उसके बारे में बात कर रहे हो, जो मेंटरशिप सेशन के लिए बात कर रहे हो, बट आपने बोला है आइडियल गैस में, तो वो आंसर गलत है। आइडियल गैस में इंटरैक्शन नहीं होता है। ठीक है। ये आप एक बार बैच की डिटेल्स में जाके देख लेना, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वहाँ पे मेंटरशिप सेशन है या नहीं है। ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन थोड़े टाइम के लिए पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है, हाँ बस ड्यूरिंग कोलिजन होता है, उसके अलावा नहीं होता। ठीक है। केवल ड्यूरिंग कोलिजन होता है, उसके अलावा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो आइडियल गैस के केस में इसको कोई मतलब नहीं तो कि इसके पास में कोई पार्टिकल है या नहीं है ये। लेकिन जब ये, अब रेस्ट में तो होगा नहीं, ये इधर उधर मूव कर रहा होगा, तो मूव करते करते अगर ये इसके पास पहुंच गया और इससे कोलाइड हो गया तो देयर इज अ स्मॉल इंटरैक्शन। इस ग्रुप में मोनिका मैम भी है और मैं भी हूँ और सचिन सर भी, आई गेस। ठीक है। रिंकू सर नहीं है, बाकी हम तीनों लोग तो हैं। देखो, अगर आपको अपना बैकलॉग क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको अपना एक चीज देखना पड़ेगा, नहीं होगा। अगर केवल आप मुझसे ये पूछ रहे होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। पहली बात, वो फिर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि सबको पता है कि ड्यूरिंग कोलिजन होता है। ठीक है। क्या ये आप ही के साथ हो रहा है लक्ष्मण, या सबके साथ हो रहा है? अगर सबके साथ हो रहा है तो ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ, मैं बोल दूंगी, जो टैग टीम है वो रिजॉल्व कर देंगे। और अगर केवल आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है आप पहले ग्रुप में ऐड होंगे और किसी रीज़न की वजह से आपको टर्मिनेट किया गया होगा, मतलब निकाला गया होगा ग्रुप से, तो शायद आपको प्राइवेट शो हो रहा होगा। बट स्टिल अगर फिर भी सभी को शो हो रहा है तो एक बार मैं ये चीज़ कन्वे कर देती हूँ, सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ, अब आप किसी स्टूडेंट ने पूछा कि बैकलॉग को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो बैकलॉग को क्लियर करने का सबसे मेन पॉइंट है, पहले तो आप ये देखिए आपका कितना बैकलॉग है। आपके 10 लेक्चर हैं, 15 लेक्चर हैं, 20 लेक्चर हैं, जितने भी लेक्चर हैं,
दूसरा ये देखिए आप डेली बेसिस पे अभी कितनी क्लासेस कर पा रहे हो और आपके पास अवेलेबल टाइम और कितना है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी आप एक ही दिन में सब पढ़ लो, नहीं है पॉसिबल, और वो फिर समझ भी नहीं आता तो उस पढ़ाई का कोई मतलब भी नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके 30 लेक्चर्स पेंडिंग है, ठीक है, आपने लेट बैच लिया होगा तो आपके बाई चांस 10-15 दिन आपने लेट बैच लिया तो आपके लगभग 30 लेक्चर्स इकट्ठे हो गए हैं। तो अब आप क्या करोगे? तो देखिए एक चीज़ को तो आपको भी ध्यान रखना होगा, आप एक दिन या 2 दिन में उनको कवर नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। बट जब से आप स्टार्ट करते हो कंटिन्यूटी के साथ स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल आज से ही आपने स्टार्ट किया है, अब आज आपकी 3 क्लास हो रही है तो आपको लगता है कि भाई अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप और मत पढ़ो। लेकिन कल सैटरडे है, परसों संडे है, सैटरडे संडे यूजुअली क्लास नहीं होती है, तो अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है? अगर आपका बैकलॉग है तो आप एटलीस्ट डेली सैटरडे और संडे को 2-2 क्लासेस तो लो, तो 4 लेक्चर कवर हो गए इस वीक में। नेक्स्ट वीक में कभी कभी आपका ऐसा होता है कि किसी दिन 2 लेक्चर होते हैं तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो अब डालने होंगे, तो आप उस दिन 1 लेक्चर और देखो। तो अल्टीमेटली ट्राई ये करिए, धीरे धीरे उसको कवर करिए, एकदम से मत कवर करो, धीरे धीरे कवर करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 30 लेक्चर 2 सब्जेक्ट में है तो या तो आप एक काम कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपका एमपी और इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि अगर बैकलॉग है तो आप मोस्ट प्रोबेबली साकार 1 के ही स्टूडेंट होंगे, है ना, तो वहाँ पे एमपी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्लीट हुआ है। तो अब आपके मान लो 15 लेक्चर इसके हैं, 15 लेक्चर इसके हैं, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों साथ में स्टार्ट करूँ कि एक स्टार्ट पहले करूँ। तो ये अब आप ये देखिए, जैसे आप सैटरडे संडे को 2-2 लेक्चर देख रहे हो, तो आप ट्राई कर सकते हो पहले अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, और अगर आपको लगता है कि अरे बोरिंग हो जाएगा ऐसे तो उसमें आप ये कर सकते हो कि 1 लेक्चर इसका 1 लेक्चर इसका। पर ये ध्यान रखिए 1 दिन में या 2 दिन में कवर नहीं होता कभी भी बैकलॉग, धीरे धीरे कवर होगा। 1 महीना लग सकता है आपको, 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, बट उसके बाद आप बिल्कुल फ्लो में आ जाओगे, और हो सकता है आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो तो बाकी काफ़ी बच्चों से आगे भी निकल जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बैकलॉग को क्लियर कीजिए। सिंपल सी बात यह है, 1-1 लेक्चर 2-2 लेक्चर डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा देखना स्टार्ट करो, एक्स्ट्रा लेना स्टार्ट करो, फिर आपका धीरे धीरे बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो सभी के लिए है जनरलाइज, जिसका भी बैकलॉग है, चाहे 10 लेक्चर का है, चाहे 15 लेक्चर का है, और चाहे 5 लेक्चर का है, 1 दिन में कंप्लीट करने जैसी मेंटेलिटी के साथ बैठोगे तो वो आपका बढ़ता ही जाएगा। तो ट्राई करिए, आप एक ही लेक्चर एक्स्ट्रा देखिए, बट देखिए और धीरे धीरे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ओके, अगर आपके डीपीपी, हाँ एक चीज़ और कि जैसे कि आपका डीपीपी का कोई डाउट है तो वेरी सून नेक्स्ट वीक में आई विल ट्राई कि एक डीपीपी का सेशन हो जिसमें जो भी आपकी डाउट है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो भी अब प्रैक्टिस सेशन होगा ना, उसमें डीपीपी के डाउट्स एज वेल एज प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। कॉलेज के साथ तो देखो, अगर मैं बहुत ही मतलब ट्रू वर्ड्स में बोलूँ तो वो ये है, अगर आपका कॉलेज लिटरली ऐसा है कि आपको 9 से 5 कॉलेज में बैठना होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कॉलेजेस में होता है जहाँ पे आपको लैब्स में डेली जाना होता है, क्लासेस में डेली जाना होता है, अटेंडेंस का मतलब प्रॉब्लम होता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है रिकॉर्डेड देखना, ठीक है। तो आप ये ट्राई करिए, कभी कभी क्लास में भी ऐसा होता है कॉलेज में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 10 से 12 कोई क्लास है, उसमें आप कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई प्रोफेसर नहीं आया है क्लास में, कोई टीचर नहीं आया है, तो आपके पास वो फ्री टाइम है। अब वहाँ आपकी चॉइस बनती है कि आपको घूमना है दोस्तों के साथ या आपको पढ़ना है। तो अगर आप उस टाइम को यूज़ करते हो तो आपके लिए अच्छा है। फिर दूसरा ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? जब आप कॉलेज से फ्री हो जाते हो, या लैब अगर आपकी 3 घंटे की है, 4 घंटे की है, तो ये सभी जानते हैं 4 घंटे हम लगातार लैब में कोई काम नहीं होता। अगर आपने सिंसियरली अपना एक्सपेरिमेंट करना है तो वो 1 आवर 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव अगर कोई एरर ना हो तो, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ भी आपके पास फिर से 1.5-2 घंटे का टाइम बचेगा, तो उस 1.5-2 घंटे में भी एक लेक्चर आप दोबारा अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से कॉलेज में आपको क्या करना था, टाइम निकालना पड़ता है।
वहाँ आपको टाइम मिलेगा नहीं कि आप ये सोचो मुझे एक अलग से दिन मिले, मैं उस दिन बैठ के पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो नहीं होगा। कॉलेज के साथ जो बच्चे निकालते हैं वो टाइम को निकालते हैं, अपने बिजी स्केड्यूल से, अपने कॉलेज के स्केड्यूल से टाइम को निकालते हैं, कहाँ कहाँ मैं अपना टाइम यूटिलाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि उनको कॉलेज जाने के लिए सुबह ट्रैवलिंग करनी होती है। अगर आपकी 10-15 मिनट की है देन तो उसको अपने ही तरीके से जैसे आते हो जाते हो वैसे करो। बट किसी स्टूडेंट की होती है कि इसको 1 घंटा 1.5 घंटे चल के आना, मतलब बस में या जैसे भी आप आ रहे हो वो करना होता है। तो उस केस में आप उस 1.5 घंटे को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट आप उसको एक बार सुन तो लो लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है, फिर आप नोट से भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से कॉलेज के साथ आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, और वही फिर आपके पास बाकी का जो टाइम बचता है वो कॉलेज के बाद का ही बचता है। अब ऐसा तो होता नहीं कॉलेज में, ऐसा इतना हार्ड एंड फास्ट तो रूल होगा नहीं कि आपको कुछ पढ़ाया है तो कल ही वो कोई टीचर आपसे पूछेगा। तो थोड़ा सा आप इनिशियल फेज में कॉलेज को लाइट में ले सकते हो, तब तक आप अपनी पूरी तैयारी पे फोकस करिए। जैसे ही कॉलेज एग्जाम पास में आते हैं तो आप उधर अपना फोकस बढ़ा सकते हो, यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये सारी तैयारी भी आपके कॉलेज में हेल्प ही करेगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे यही होते हैं 3rd-4th सेमेस्टर में, है ना। किसी का थर्मोडायनेमिक्स चल रहा होगा, किसी का मैथमेटिकल फिजिक्स चल रहा होगा, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कॉलेज में भी हेल्प करेंगी ही करेंगी। यस, पॉसिबल है डीपीपी में क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकती है, तो अब वो चीज़ आप कैसे फिल्टर आउट करोगे, है ना। तो वो जैसे आप ग्रुप में डिस्कशन करते हो वहाँ पे आप मुझे पिन कर दिया करो। अगर आपको कहीं थर्मोडायनेमिक्स में दिखता है या आपको मेरे जो सब्जेक्ट्स है उसमें कहीं दिखता है तो आप मुझे पिन कर दिया करो। वैसे पूरी कोशिश होती है कि कोई गलती ना रहे, बट फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है तो आप वहाँ पर पिन आउट कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस डीपीपी में गलती है। ओके, हाँ 3 नहीं हो पाते, बिल्कुल सही बात है। तो आप 2 देखिए, आप 1 देखिए, 1 तो कर ही लोगे आराम से, नो डाउट। कॉलेज तो मैंने भी अटेंड किया है, तो 1 लेक्चर तो आप आराम से कर सकते हो अटेंड, चाहे आपका 5 बजे तक कॉलेज हो, उसके बाद भी कर सकते हो। तो 1 तो करिए, बाकी का जो बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा उसको वीकेंड्स पे ट्राई करो कंप्लीट करने का, या फिर कभी कॉलेज का कोई इवेंट आता है, कोई छुट्टी आती है तब ट्राई करिए। ये तो आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे बनाते जाओ। केवल शॉर्ट नोट्स में हमें फॉर्मूला ऐड नहीं करना होता। शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आपको 2 चीज़ें ऐड करनी होती हैं, एक तो फॉर्मूला और एक वो क्वेश्चन या उस क्वेश्चन का नंबर जहां आप पहली बारी में अटके थे। आप समझना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट हो गई है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे। आपने सारे तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले लिखे, फिर तीनों चारों स्पीड्स के फॉर्मूले लिखे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, और आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है, राइट। ये सारा हमने लिखा उसमें। साथ साथ उसमें मेंशन करिए, ध्यान रखना है आपको, स्पीड में लिमिट क्या लेते हैं, वेलोसिटी में लिमिट क्या लेते हैं। अब आपने डीपीपी सॉल्व की होगी, मैंने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराए, कोई ऐसा क्वेश्चन तो आया होगा जहाँ पे आपको थोड़ा ये लगा होगा कि ये मैं अटक रहा हूँ या अटक रही, तो उस क्वेश्चन का नंबर भी मेंशन करिए। वो नंबर क्यों मेंशन करना है, क्योंकि जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज करो तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करो। केवल हमें फॉर्मूला रिवाइज नहीं करना होता, जिस क्वेश्चन में अटकते हो उस क्वेश्चन को भी रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब जैसे आज हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो लिखा, एप्लीकेशंस लिखी, ठीक है। अब इसमें कहाँ अटकते हो आप, वो पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, हीट एब्जॉर्ब कब होगी, रिजेक्ट कब होगी, इसी तरीके से आपके लिए कुछ अलग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आप उन पॉइंट्स को भी उसमें मेंशन करिए, और साथ ही के साथ उन क्वेश्चंस का नंबर जरूर मेंशन करिए जिस क्वेश्चन में आप फर्स्ट टाइम में अटकते हो, ठीक है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी ले सकते हो, और सबसे बेस्ट टाइम तो वही होता है क्योंकि सेकेंड ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में बिजी हो जाते हैं, तो जो बेस्ट सुटेबल टाइम होता है CSIR नेट का वो फर्स्ट ईयर ही होता है। और मैं तो स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी करती हूँ, आप पूरी कोशिश लगा दो, पूरी जान लगा दो अपनी कि आपका फर्स्ट ईयर में निकल भी जाए। सेकेंड ईयर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना, क्योंकि उस टाइम प्रोजेक्ट वर्क होता है और वो आपकी नॉर्मल MSc से कहीं ना कहीं ज़्यादा एंगेज रखता है आपको। क्या पिन करना है भाई आपको,
चलिए, मुझे लगता है अब सबके डाउट्स हो गए हैं गेटर। ठीक है, एंड करते हैं अब हम सेशन को। नहीं, पूरा तो नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो जो आपका जैम का सिलेबस है उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक का सिलेबस है। ठीक है, हाँ कहीं कहीं पे हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बाद में पढ़ाई जाए या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए, बट जो एक स्टैंडर्ड होता है सिलेबस उसको कंसिडर करते हुए अगर मैं बोलूँ, स्टैंडर्ड सिलेबस का रेफरेंस मेरा है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके सिलेबस का अगर मैं रेफरेंस लेती हूँ तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का ही सिलेबस होता है। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में हम लोग बात करेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में और आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। आपको जो डीपीपी मिले उसको ध्यान से अच्छे से सॉल्व कर लेना। थैंक यू सो मच।